अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मैं हूँ ज़रा खोड़ो और आज वसतुल्लाह खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद से। मुबश्शिर ज़ैदी साहब अभी छुट्टियों पर हैं और वो इंशाल्लाह अगले हफ्ते हमारे साथ यहाँ कराची स्टूडियो में हमारे साथ जुमे ज्वाइन करेंगे। अच्छा, अब आज अगर गलती से भी आपने टीवी की तरफ नज़र डाली हो तो ऐसा लगेगा कि शायद पूरे पाकिस्तान में एक ही ख़बर है, और वो ख़बर आपको अच्छी तरह पता है कि ख्वाजा इज़ारुल हसन MQM के रहनुमा को गिरफ़्तार किया गया। फिर SSP मलीर राव अनवार जिन्होंने गिरफ़्तार किया था उनको मुअत्तल किया गया, और अब जो लेटेस्ट इसमें अपडेट है वो ये है कि ख्वाजा इज़ारुल हसन को अब रिहा भी कर दिया गया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये ख़बर आज की सबसे बड़ी या सबसे अहम ख़बर नहीं है। वो ख़बर ये है कि आज मोमंद एजेंसी के एक गांव में, अनबार तहसील में, जुमे की नमाज के दौरान एक सुसाइड बॉम्बर ने 28 नमाजियों को शहीद किया, और भी अभी लोग ज़ख्मी हैं, कुछ शदीद ज़ख्मी हैं, उनको पेशावर मुंतकिल किया गया है। हुआ ये कि नमाज के दौरान नवीद अकबर जो डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर हैं मोहम्मद एजेंसी, उनका कहना है कि एक ख़ुदकुश हमलावर ने एकदम अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया और फिर अपने एक्सप्लोसिव डेटोनेट किए। धमाके की शिद्दत इतनी थी कि मस्जिद की दीवारें गिर गईं, वरांडा गिर गया और नमाजी मलबे के नीचे कुछ ले गए। काफ़ी घंटों तक उनको वहाँ से निकालने की कोशिश की। जाहिर है कि कुछ रेस्क्यू एजेंसीज और इम्प्लीमेंट्स वहाँ पे नहीं होते, ये बहुत दूर दराज का इलाका है, तो इसमें भी बहुत ज़ख्मी लोग दम तोड़ गए। अनफॉर्चुनेटली इस ख़बर को इतनी अहमियत नहीं दी गई जितनी हमारे हिसाब से देनी चाहिए थी, लेकिन हम किसी मीडिया प्रायोरिटीज़ पर तनकीद करने का अभी कोई फ़ायदा नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आपसे अपील करना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा कि चंद मिनट निकाल कर शुहदा के लिए दुआ करें, उनके अहले ख़ाना, उनके लवाकीन के लिए दुआ करें, और ये भी साथ साथ दुआ करें कि एक दिन हमें भी देखने को मिले जब ऐसी ख़बरें हमें सुनने को ना मिलें। इसके साथ साथ जी वसतुल्लाह खान, ज़रा ये बहुत ही ट्रेजिक बात की तरफ आपने इशारा किया कि जो धमाके तो बड़े शहरों में हो जाते, धमाके तो खैर जहाँ भी हों इंतहाई काबिल मज़म्मत सूरत हाल है, लेकिन जो धमाके उन शहरों में होते हैं जहाँ के मीडिया हाउसेस मौजूद हैं और जहाँ आसानी से DSNG जा सकती है और जहाँ रेटिंग के मसाइल ज़्यादा हैं, दिस अनफॉर्चुनेट कि मुझे ये बातें करनी पड़ रही है, वहाँ ये होता है कि रेशों से क़ता नज़र के इंसानी जान का क्या नुकसान हुआ, एक आउट ऑफ प्रोपोर्शन कवरेज जो है वो देखने को मिलती है। और जैसे जैसे छोटा शहर होता जाता है वैसे वैसे तबाही का मैग्नीट्यूड जितना भी बड़ा हो वो भी छोटा होता चला जाता है। ये कबायली इलाकों में, फाटा में जो कुछ भी हो रहा है, वहाँ के जो कबायली हैं वो आपसे कुछ नहीं मांगते, लेकिन हर कबायली एक बात करता है कि यार हमारे यहाँ सैकड़ों लोग ड्रोन से मर गए, लेकिन चूंकि हम पहाड़ों के अंदर हैं, छुपे हुए हैं और तुम तक धमाके की आवाज़ नहीं पहुंचती, लिहाजा तुम्हारा ख्याल है कि ये जो है मिट्टी के पुतले हैं जो मर रहे हैं, और तुम्हारे सामने अगर 4 लोग भी मर जाएं। बहरहाल दिस इज़ अनफॉर्चुनेट, और मगर ये एक हकीकत है, ये चीज़ें इस तरह यहाँ इस तरह महसूस की जाती हैं। बिल्कुल सर, और देखें बात भी सही है। और जहाँ तक ये बात है कि आप जितना दूर चले जाएं अर्बन सेंटर्स से, मीडिया हाउसेस के हेड ऑफिसेज से, उतनी ही खबर की अहमियत कम से कम मीडिया के लिए और शायद पूरी आवाम के लिए कम होती जाती है। अब जैसे शिकारपुर की इतनी बड़ी खबर थी सर, शिकारपुर की बड़ी खबर, और अभी मैं कह रहा था कि मोमंद के शुहदा के लिए दुआ कर लें, तो एक जब आप दुआ कर ही रहे हैं तो एक दुआ कर लें पुलिस कांस्टेबल रफ़ीक अहमद कुरैशी के लिए, जो आज कराची के एक हस्पताल में दम तोड़ गए। आपने अभी जिक्र किया शिकारपुर का, तो ज़रा बताते चलते हैं अगर किसी को इस बात का इल्म नहीं है कि ईद के दिन शिकारपुर के एक इमाम बारगाह में 2 दहशतगर्दों ने अंदर आने में दाखिल होने की कोशिश की। नमाजियों के अंदर वो घुल मिल भी गए, लेकिन फिर मस्जिद की इंतज़ामिया ने जब देखा कि ये
थोड़े मशकूक लग रहे हैं, उनकी तलाशी लेने की कोशिश की, तो वो उन्होंने वहाँ से फ़रार होने की कोशिश की। अच्छा, एक दहशतगर्द जिसका नाम उस्मान था, 19 साल उम्र थी सिर्फ, उसको तो मस्जिद की इंतज़ामिया ने पकड़ लिया, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह का शुक्र है। दूसरा जो दहशतगर्द था, जो 18 साल का था, अब्दुल रहमान नाम था, वो वहाँ से फ़रार हुआ। लोग उसके पीछे गए तो जो इलाके की पुलिस थी उन्होंने भी नोटिस लिया, वो भी पीछे भागने लग गए, और उसने करीबी एक और ईद की नमाज़ हो रही थी, वहाँ दाखिल होने की कोशिश की। जब पुलिस ने चैलेंज किया तो उसने एक दस्ती बम पुलिस एहलकारों की तरफ फेंका, जिसमें 4 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हो गए। उन ज़ख्मी होने एहलकारों में से रफ़ीक अहमद कुरैशी साहब भी शामिल थे। जवाबी फायर में दहशतगर्द को तो मारा गया, लेकिन आज एक बहुत अफसोसनाक खबर ये है कि रफ़ीक अहमद कुरैशी के ज़ख्म इतने गहरे थे कि आज वो एक कराची के हस्पताल में दम तोड़ गए। आपको मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ इनके बारे में। 40 साल उम्र थी उनकी, शिकारपुर के करीब खानपुर टाउन के रिहायशी थे। पुलिस में भर्ती हुए उन्हें 23 साल हो गए थे, मतलब तकरीबन अपनी आधी ज़िंदगी से ज़्यादा पुलिस में ही गुजारी थी। अपने पीछे 1 बीवी, 5 बेटियाँ और 3 बेटे सोगरात छोड़े हैं। इसके साथ साथ मैं ये ऐड करना चाहूँगा, ज़रार के जो खबर मैंने भी पढ़ी है शिकारपुर की, उसमें जो सबसे मुझे जो रोशन पहलू नज़र आया वो ये है कि जो खुदकुश हमला आवर थे, आमतौर पे होता ये है कि उन्हें देख के या एहसास करके कि हमारे दरमियान मौजूद हैं, लोग भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन वहाँ शहरियों ने और पुलिस ने मिल के उनका ताक़ुब किया, जो कि मेरे ख्याल में एक बड़ा सेहतमंद रुझान है। सर देखिए, अब बार बार हमने यही बात की है कि अगर काउंटर इंसर्जेंसी फौज का काम है, हाइड आउट्स, टेरिटरी रिक्लेम करना, काउंटर टेररिज्म, जब तक पुलिस और अवाम में इत्तेहाद नहीं होगा सर, ये मामला आप इस मामले से कभी निपट नहीं सकते। एक अच्छी बात ये है, अगर हम इसमें कोई अच्छी बातें ढूंढें, आपने भी देखी है कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी कुरैशी साहब के जनाजे में शिरकत की, और PPP के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने रफ़ीक कुरैशी को एक नेशनल हीरो डिक्लेयर किया है, और सिंध हुकूमत से गुजारिश की है कि उनके ख़ानदान, उनके अहल खाना की मुफ्त तालीम और तिब्बी इमदाद, उनको मुफ्त तालीम और तिब्बी इमदाद फराम की जाए। अच्छा, अब आज कॉल इन डे भी है वसत साहब, आपको भी पता है। सरवर हसीन साहब हैं हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम सरवर साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा, आई रियली सैल्यूट यू पीपल, क्योंकि मैं खबरनामा डॉन का भी देखा, जियो भी देखा, सब देखा, और जो मकसद था शाम के ड्रामे का वो पूरा हो गया था, क्योंकि ये महमूद एजेंसी का वाकया बिल्कुल आखिरी खबर चली गई थी। तो आई सैल्यूट यू पीपल, रियली रियली सैल्यूट कि आपने इस बात को सबसे पहले उठाया, क्योंकि ये एहसास हम लोगों को शायद खत्म हो गया है कि महमूद एजेंसी में भी जो बसते हैं वो भी पाकिस्तानी हैं, उनकी भी जिंदगी उतनी ही अहम है जितना कराची या लाहौर के लोगों की जिंदगी होती है। वहां पर 28 आदमी मर जाए और शाम को एक हरकत हो जाए कराची में जिसका बगैर कोई मकसद नहीं था, और वो पूरे के पूरे मीडिया से वो चीज गायब हो जाए, ये मुझे समझ नहीं आ रही है। सर अब हम क्या समझाए, वसतुल्लाह खान आप जवाब देना चाहेंगे? भाईजान, और कितना आप मेरी ज़बान से सुनवाना चाह रहे हैं मीडिया को, कुछ आगे के लिए भी बचा के रखें। चले जी, अगली कॉल ले लेते हैं। चांडियो साहब है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। मंसूर चांडियो लाड़काना से बात कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। पहले सर, मेरे मुंह की बात आप दोनों ने की कर दी, वो मोहम्मद एजेंसी वाला जो क्या हुआ वो तो उनके सबके बस रहे, और मैं एक्चुअल बात करना चाह रहा था पहले वो उनके वो जो हमारा शिकारपुर का वाक़या हुआ है, ईद के दिन से आज तक वज़ीर आला भी आए, GOC पनवा के वो भी आए, बहुत अच्छी बात है, आज भी थी। लेकिन सर मैं एक और बात करना चाह रहा हूँ, 5 दिन से एक आदमी कराची की अस्पताल में है। हमारी जो सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी से लेकर और जो हमारे वो दुख से कहना पड़ता है, रोशन ख्याल है, हम कभी लड़े हुए हैं, एक आदमी नहीं चाहे गुलदस्ता लेकर अस्पताल जाए। और ये पुलिस तो अच्छी भी है, बुरी भी, हर सोसाइटी में लोग अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। एक आदमी ऐसा नहीं था को जाए अस्पताल से और गुलदस्ता लेकर जाए, ये हमारे हीरो है, ये इनके ट्रिब्यूट पेश कर, क्या इतने बेहद तो गए। ये बात बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं आप मंजूर साहब, आप तो इसको रो रहे हैं
बलूचिस्तान में 8 अगस्त को जो ज़ख्मी हुए हॉस्पिटल कोयटा में, और उनमें से अच्छे खासे नहीं, कुछ ज़ख्मी जो हैं कराची मुंतकिल किए गए। वो बेचारे पता नहीं अपने ज़ख्मों को गिन गिना के वापस भी लौटा गए, और उसके बाद फिर तस्करा नहीं हुआ उनका कि कराची के किन किन अस्पतालों में है और कोई गुलदस्ता पेश कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये एक मजमूई रवैये का मज़हर है। बेशक, और आर्मी पब्लिक स्कूल के शोधा के जो वालिदैन हैं उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है ये भी हम अच्छी तरह जानते हैं। बहरहाल अभी एक ब्रेक लेने का टाइम है, ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ज़रा हटके, और हमारे साथ अभी कॉलर मौजूद हैं हारून साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम हारून साहब। हारून किरमानी नाम है मेरा। हारून किरमानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक तो वसतुल्लाह खान साहब, मुझे तो 2 किरदार याद आते हैं। एक तो मैकबेथ के 3 लेडी किरदार आप लोगों को देख के, और 3 विचेस और दूसरा 3 स्टोजेस आते थे, एक सीरियस वो भी है। अच्छा, मुझे कमेंट्स ही देनी थी आप लोगों को कि जब शहर का काजी जानिबदार हो और कोतवाल चोरी में हिस्सेदार हो ना, तो शहर के मुल्क के यही हालात होते हैं। कितना रोए पिटे चीखे चिल्लाए, काजी को सही करे कि वो जानिबदार ना हो शहर का, और कोतवाल चोरी में हिस्सेदार ना हो। बस यही मुझे कहना था आप लोगों से। अल्लाह आपको जिंदगी से सेहत दे। आपको नाइस आप लोगों का प्रोग्राम है। मेरे घर में तो लड़ाई। ज़रार, इन्हें कैसे पता चला कि हम SSP राव अनवार का और कराची के ड्रामे का जिक्र करने वाले सर ये जरूर नजूमी है मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। ये मतलब ये हमें मैकबेथ वाली लेडीज बोल रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं नोस्ट्राडामस हैं। अच्छा नहीं, अभी वैसे ये कुछ कहने वाले थे कि इनके घर में लड़ाई हो रही है, वहाँ पे फ़ोन काट दिया। मेरे ख्याल कोई इंटरेस्टिंग बात होने वाली थी, लेकिन चले बहरहाल जो हारून साहब का कहना है हमारा भी यही कहना है। और दोबारा हम यही तो दुआई कर सकते हैं कि शायद किसी दिन हमें इस तरह का काजी और इस तरह का कोतवाल नज़र आए। अभी तक तो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। वो साहब आपको नज़र आ रहा है तो आप बता दें मुझे। मुझे तो एक और कॉलर नज़र आ रहा है। एक और कॉलर नज़र आ रहा है सर, तो बिस्मिल्लाह करें। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रऊफ साहब। जी वालेकुम सलाम, मेरा नाम अब्दुल रऊफ शेख है जी। अच्छा, मैं अभी किरमानी साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि काजी और कोतवाल दोनों से ही मिल सकते हैं, प्रोवाइडेड कि ये सिस्टम मेरिट बेस्ड हो और हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बुनियादी तब्दीलियां ली जाएं। हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इंसाफ डिलीवर करने के लिए तैयार ही नहीं है, न उसमें ऐसी कोई खूबी है जो किसी बड़े आदमी को फांसी पे लटका सके, उसको उसके कर्तव्यों की सजा दिला सके और गरीब आदमी को उसको इंसाफ दिला सके। ये हमारा क्रिमिनल जस्टिस। इसके लिए हमें इटली के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से कंपेयर करना पड़ेगा। इटली का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बड़ा ही डिफॉल्टेड था और उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। उन्होंने उनको चेंज किया और उसमें बुनियादी चेंजेस लेकर और उन्हें माफियाज को और गॉडफादर्स को उनको वहां को हिट किया। और आज इटली में माफिया का रोल नहीं है, कोई भी एक्टिव रोल नहीं है हमारे मुल्क। बहुत आसान है। थैंक यू सो मच। बहुत अब्दुल रऊफ शेख साहब, इटली का एग्जांपल बहुत अच्छा है। ये सब कुछ जो आप कह रहे हैं ये होना चाहिए। 70 साल से एक लफ्ज़ जो इस मुल्क में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, अवाम भी करते हैं और हुक्मरान भी, वो है कि चाहिए, होना चाहिए। और ये बहुत ही कन्वीनियंट लफ्ज़ है। इटली की मिसाल देने की ज़रूरत नहीं है। असल मसला ये है कि अगर नीयत ठीक हो तो फिर किसी मुल्क की मिसाल देने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया का हर कानून तकरीबन जो बाकी मुल्कों में है वो यहाँ भी मौजूद है, लेकिन यहाँ किताबों में दीमक उसे खाती रहती है और बाकी ममालिक जो हैं उसका दुरुस्त या गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। तो ये ट्रेंड अगर ठीक हो जाए तो इटली की तरह पाकिस्तान भी ठीक हो जाएगा। चले सर, आपने इटली बात की तो चले इटली के तकरीबन करीब ही है। लंदन से एक कॉल है हमारे पास, इम्तियाज़ अली साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आप तीनों का बहुत ज्यादा फैन हूँ मैं। यू गाइस डू एक्सीलेंट जॉब माशाल्लाह। जब क़यामत खेज़ एंकर्स हैं तो वहाँ पे आप जैसे लोग हैं, तो आई गेट सम होप। टॉकिंग अबाउट होप, आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन, ऑल थ्री ऑफ यू गाइस, प्लीज आंसर मी टू कंप्लीट ऑनेस्टी। पे हम जो महाजिर हैं, क्या हम मुल्क छोड़ दें? हमें कहा गया कि अल्ताफ हुसैन को डिसोन कर दो, हमने उसको डिसोन कर दिया। फिर फारूक सत्तार को एक इंटर पास बंदा धक्के लेते हुए मारते हुए क्या देन टुडे। तो स्टेट हमें क्या मैसेज दे रही है?
मुझे ये कोई बताएगा कि स्टेट क्या चाहती, क्या महाजिर मुल्क छोड़ दें? हाँ, क्या हम क्या करें? ठीक है इम्तियाज़ अली साहब, आई थिंक कि अगर आप आज का रिएक्शन देखें कम से कम सिंध हुकूमत की तरफ से, तो ये इम्प्रेशन नहीं आता। राव अनवार ने बिल्कुल एक ओवर स्टेप किया है ज़रूर, और अगर आप पूरे नैरेटिव को भी देखें तो एक आर्ग्यूमेंट बन सकती है कि मार्जिनलाइज किया जा रहा है, ख़ास तौर पे MQM को। लेकिन मेरे में अभी भी उम्मीद है कि कुछ करेक्शन होगी, MQM के अंदर भी करेक्शन होगी, और मेरा ख्याल है और उम्मीद है, मैं दुआई कर सकता हूँ कि रियासत के रवैये में भी कुछ सेल्फ करेक्शन आएगी। उसके इम्तियाज़ अली साहब ने तो वैसे मुल्क छोड़ दिया, वो लंदन से कॉल कर रहे थे। और वैसे लंदन, ओ माय गॉड, ये MQML की कॉल तो नहीं थी शायद वसतुल्लाह खान साहब? नहीं, ये इम्तियाज़ साहब की इम्तियाज़ साहब की कॉल थी। सॉरी, एक और कॉल है हमारे पास, नाम मुझे मोहम्मद नवाज साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद नवाज साहब। सलाम, कैसे हैं भाई? अल्लाह करम से। जब तक कुछ लोग होंगे जो सच बोलते रहेंगे तो सबके लिए बेहतरी रहेगी। मैं यहाँ पे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, वो ये कि असल में हमने अपनी डायरेक्शन जो है ना वो थोड़ी सी ख़राब कर ली है। हमने ये मुल्क बनाया इसलिए था कि यहाँ पे हम निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निफाज करेंगे, लेकिन शायद यहाँ आने के बाद हम ये बात भूल गए। मैं इससे पहले भी बहुत सारे कुर्रम में 73 से लेके मैं करता रहा, NED का जो स्टूडेंट हूँ मैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ आप सब लोगों की तवज्जो से, और आप लोग जहाँ इसको आगे ले जाना चाहते हैं, कि भाई आप कुछ नहीं कर सकते। जो कुरान में क़ससुल अंबिया है, यानी कि अलम तरा कैफा से लेके सूरत यूसुफ तक, उसे पहली क्लास से लेके 10वीं क्लास तक डाल दीजिए, ताकि बच्चों के दिल नरम हो। यहाँ पे हो या रहा आएगा कि हमारा बच्चा कुछ नहीं जानता। हर बच्चे को हर टीचर हर रोज ये कहती है यू आर द बेस्ट। उसके अंदर जो भी खराबियां होती है वो कंकर्ड हो जाती है अंदर कि आई एम द बेस्ट। तो अगर इसके ऊपर आप लोग थोड़ा, बहुत शुक्रिया। वैसे जाहिर है कि मेरी किसी टीचर ने कभी मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं कही। हाँ, मेरे लिए भी ये खबर है कि मेरे टीचर ने कभी कहा हो यू आर द बेस्ट। यू आर द बेस्ट के बाद एक दो और अल्फाज ऐड कर दिए होंगे, लेकिन वो मैं आपको फिर ब्रेक के दौरान बताऊंगा। अब मैं क्या मतलब ऑन एयर बातें करूँ। एक ब्रेक ले लेते। वेलकम बैक। और अब आखिरकार हम ख्वाजा इज़हारुल हसन और राव अनवार के बारे में बहुत थोड़ी बात कर ही लेते हैं। जैसे कि आपको और पाकिस्तान की पूरी 19 करोड़ या जितनी भी आवाम है को पता है, आज ख्वाजा इज़हारुल हसन को SSP मलिर राव अनवार ने गिरफ़्तार किया। गिरफ़्तारी के बाद फिर राव अनवार को चीफ मिनिस्टर ने सस्पेंड कर दिया, और फिर राव अनवार साहब सस्पेंड होने के बावजूद मीडिया से लगातार बातें कर रहे हैं। अभी भी शायद कहीं ना कहीं तो उनका बीपर चल ही रहा होगा। तो एक हल्की सी रिकैप कर लेते हैं कि जब वो गिरफ्तार हुए ख्वाजा इज़हारुल हसन, तो उसके बाद फारूक सत्तार जो वहाँ पर मौजूद थे, कास्ट उनके हाथ में लगी हुई थी, उनका एक्सीडेंट हुआ है। तो फारूक सत्तार साहब ने उस मौके पर क्या कहा? सिर्फ मुअत्तली से काम नहीं चलेगा, ये मालूम किया जाए कि ये राव अनवार हुकूमत सिंध के एजेंडे पर अमल कर रहा है या किसके एजेंडे पर अमल कर रहा है, और ये सब कुछ क्यों कर रहा है, और ये एक एक करके सब लोग मतलूब क्यों हो रहे हैं। इस मामले को अब हल किया जाए, वरना ये बता दिया जाए कि मुराद अली शाह सिंध को चला रहे हैं या आसिफ अली जरदारी दुबई से कोई अलग उनकी अमलदारी और कोई अलग हुकूमत है। जी हाँ, किसका एजेंडा है? मुराद अली शाह चला रहे हैं या आसिफ अली जरदारी पता नहीं किसी और पैरेलल गवर्नमेंट में। बहरहाल इसके बाद मुराद अली शाह ने फिर एकदम एक्शन लिया, एक नोटिफिकेशन भी जारी हुई कि SSP मलिर राव अनवार को सस्पेंड किया जाए। लेकिन आप जॉब से तो सस्पेंड कर सकते हैं, आप ज़बान को सस्पेंड नहीं कर सकते। और उसके बाद राव अनवार साहब ने काफ़ी बातें की हैं, उनको थोड़ा सा कंप्रेस करके स्क्वीज़ करके 1 मिनट के अंदर के दायरे के अंदर उसको डाल के आपके लिए हम पेश करते हैं राव अनवार। मैंने इनको अरेस्ट किया है और बिल्कुल सही किया है। FIR उनके खिलाफ थी, ये कुछ FIRs में बेल करा चुके हैं। ये 2 से 3 FIR ऐसी हैं जिसमें इन्होंने बेल नहीं कराई थी, और वो गिरफ्तार हैं और किसी के हुक्म पे नहीं छूट सकते सिवाय कोर्ट के। उसको कोई
ना तो पुलिस अफसर छोड़ सकता है, सिर्फ और सिर्फ उसको कोर्ट छोड़ सकती है। गलत बताया गया कि जी स्पीकर से इजाजत लेनी चाहिए, स्पीकर से कोई इजाजत नहीं होती है। गवर्नमेंट ने ये रिएक्शन किया है और मेरे खिलाफ ये गलत कार्रवाई की। सीएम साहब भी वापस लेंगे तो फौरी तौर पे नहीं ले सकते, उसकी बाकायदा समरी होगी, होम डिपार्टमेंट बनाएगा, अगर कोई लॉ है तो फिर सीएम अप्रूव करेगा, तो उसके बाद ये तरीकाकार होगा। अभी कुछ अरसे पहले इनको सबको रेंजर्स ने उठाया और एक रात रख के दूसरे दिन छोड़ा, उधर कोई ऐसी चीज नहीं हुई। मेरी तरफ से उनके लिए ये पैगाम है कि मैं ना डॉक्टर जमील हूँ और ना डॉक्टर फारूक हूँ अच्छा मुस्तफा खान साहब, मुझे पता है आप इस पर कमेंट करना चाह रहे हैं। एक चीज़ अभी मेरे जहन में आई, आपने कभी वो रूसी गुड़ियाँ देखी हैं? एक बड़ी गुड़िया होती है, उसको आप खोलो, उसके अंदर एक छोटी गुड़िया होती है, आप खोलते जाए तो गुड़िया ही गुड़िया ही गुड़िया। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे नहीं लगता कि हम मतलब हमेशा कहते हैं स्टेट विद इन अ स्टेट, लेकिन अब तो ऐसे है ना कि स्टेट विद इन अ स्टेट के विद इन भी एक स्टेट है और स्टेट के विद इन भी कोई 5-6 और स्टेटें हैं। क्यों? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो एसएसपी राव, अच्छा ये एक तो ये पहले सस्पेंड हो चुके हैं 2 बार, कई दफ़ा, ये कोई इनके लिए नई बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि जिस तरह के इन्होंने कमेंट्स किए हैं मअतली से पहले भी और मअतल होने के बाद, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के रहनुमा हैं अक्सर ऐसे, और या ये लग रहा था कि या तो ये गवर्नर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, कहीं कहीं तो मुझे वो प्राइम मिनिस्टर भी लग रहे थे। मैं नहीं मानता। एक एसएसपी, अगर सीधी बात है, एक एसएसपी को मुअत्तल करने के लिए चीफ मिनिस्टर चेन ऑफ कमांड के तहत आईजी को कहता है, आईजी डीआईजी को कहता है और एसएसपी मुअत्तल हो जाता है। लेकिन ये पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा मुल्क है कि यहाँ आज मियाँ नवाज शरीफ को चीफ मिनिस्टर सिंध से ये कहना पड़ा कि ये क्या हो रहा है, आप कार्रवाई करें, तो चीफ मिनिस्टर ने आईजी को नहीं कहा, डायरेक्ट एसएसपी को मुअत्तल किया और आईजी एडी ख्वाजा से सिर्फ रिपोर्ट मुअत्तल की। ये बिल्कुल नेचुरल है। मुझे इस पे इसलिए हैरत नहीं है कि माजी में मैं जानता हूं कि एफआईए का एक असिस्टेंट डायरेक्टर वो डायरेक्ट इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर हाउस के बेडरूम में जिस वक्त चाहता था बात कर लेता था और उसका अफसर जाहिर है कि उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, बल्कि वो उससे कांपा करता था। तो इस जैसी सूरत हाल में ये जो कुछ भी हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है, मुझे तो कोई हैरत नहीं है। सर हैरत तो यहाँ पे भी कोई नहीं है। मैं आपको एक कंस्पिरेसी थ्योरी पेश करना चाह रहा हूँ, और पेश करने से पहले मैं बार बार कहूँगा कि ये मैं कोई हकीकत बयान नहीं कर रहा, ये एक कंस्पिरेसी थ्योरी है। मुझे तो लगता है कि राव अनवर MQM-L के साथ मिला हुआ है, क्योंकि जब भी वो इस तरह की कोई बात करता है, ख़ास तौर पे जब आप देख रहे हैं कि चलो एक प्रोसेस चल रही है, जैसी भी वो घिसी पिटी प्रोसेस हो चल रही है, तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है। आपने ख्वाजा एजाजुल हसन को गिरफ्तार कर लिया, आपने कहा कि जी कि ये मुझे कोई स्पीकर की परमिशन नहीं चाहिए वगैरह वगैरह, वो अपनी जगह, क्योंकि शायद कह रहे था कि कोई ATC के वारंट है और ATC के वारंट्स में आप कर सकते हैं। अच्छा ATC के वारंट्स तो लेकिन बहुत लोगों के खिलाफ हैं, वो कभी गिरफ्तार नहीं होते क्योंकि पॉलिटिकल एक्सपीडियंस ही नहीं है। तो ख्वाजा एजाजुल हसन को गिरफ्तार करने से, और जब आपको पता है कि जल्द अज जल्द उनको रिहा भी किया जाएगा, पॉलिटिकल एडवांटेज किसको मिलता है यहाँ पे? ठीक है, जाहिर है वही बात कि भाई हमें दीवार से लगाया जा रहा है और आप इस पर फिर बहस भी नहीं कर सकते। तो मुझे तो लगता है कि राव अनवर अंदर खानी इनके साथ ही मिला हुआ है, और वैसे भी राव और राव में कोई ज़्यादा इतना फ़र्क नहीं है सुनने में। क्या ख्याल है आपको, ये थ्योरी एक्सेप्टेबल हुई? देखिए मेरा तो इस थ्योरी की तरफ इसलिए ध्यान नहीं जा रहा कि मैं तो इससे बड़े कैनवस में चीज़ें देख रहा हूँ ना, कि ग्रेड 18 के एक पुलिस अफसर को सिर्फ मुअत्तल करने के लिए वज़ीर आज़म को हरकत में आना पड़ता है। इससे पाकिस्तान के निज़ाम की फ़ालियत का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं सिर्फ सुबहान अल्लाह कह सकता हूँ। वैसे सर मैं आपको 90s की मैं बताऊँ, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक दफ़ा मैं पंजाब की एक तहसील में बैठा हुआ था, तो ऐसी बात हो रही थी किसी पटवारी के बारे में, तो बाकायदा मुझे एक लेटर दिखाया गया जिसमें उस वक्त के वज़ीर आज़म का नाम लिखा हुआ था, और वो दरख्वास्त थी कि आप फलाने पटवारी को यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर दे। तो ये भी हुआ है सर, तो ये तो SSP है, तो फिर भी बड़ी बात है। अच्छा हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान। जी सर हुक्म करें।
सर बात ये है, ये राव अनवर साहब जो बात कर रहे हैं सारी बातें इनकी सही है, चलो मैं मान लेता हूँ इनकी सारी बात सही है। इनसे ये पूछा जाए मलीर के अंदर कितनी मंशियात बिक रही है, कितने भत्ताखोर लोग बैठे हुए हैं, कितने जुए गड्ढे चल रहे हैं, उनकी मंथली ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, उधर क्या क्या हो रहा है काम, क्या क्या काम कर रहे हैं, क्या क्या काम नहीं कर रहे हैं। ये क्या इतने दूध के धुले हुए हैं कि किसी से भत्ता नहीं लेते, किसी से मंशियात के पैसे नहीं लेते, कितनी मंशियात उधर बिकती है, कितने लोग घर उजड़ गए हैं। ये सिर्फ इसी के ऊपर क्यों बात करते हैं आप? इन दूसरी चीजों को भी तो देखें ना, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इस मसले के ऊपर। सर वो मुनशियात फरोख्त करने वालों का रॉ के साथ कोई कनेक्शन नहीं है ना, तो फिर अब जाहिर है कि उनके क्या करेंगे। नूर बेग अब है हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। चले ड्रॉप हो गई है और इसी के साथ साथ क्लियरिंग का टाइम आ गया है। ब्रेक के बाद कॉलों का सिलसिला भी जारी रहेगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। और हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया से एक कॉलर हैं हमूद आलम साहब, बहुत देर से होल्ड कर रहे हैं, इनका ज़्यादा खर्चा नहीं कराते, डॉलर्स में आखिरकार फ़ोन बिल जाता है इनका। अस्सलाम वालेकुम हमूद साहब। वालेकुम सलाम। आप लोगों को बहुत बहुत आप लोगों का मैं फ़ैन हूँ और यहाँ पे मेरा दिन ख़त्म नहीं होता जब तक आप लोगों का प्रोग्राम यूट्यूब पे ना देख लूँ। और रात के इस पहर उठ के कॉल करने का इत्तेफाक हो रहा है। मुबशिर जैदी साहब जो आज मौजूद नहीं है, उन्होंने एक रीट्वीट की थी किसी फैन की कि कुछ ऐसा लगता है बीवी बच्चों से बच के प्रोग्राम देख रहे हैं कि कोई उठ ना जाए कि रात जैसे बुढ़ापे में कोई दूसरा इश्क कर रहे हो। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। एक ज़रा हट के आप लोगों के जो रूटीन में जो टॉपिक चल रहे हैं उससे एक टॉपिक के ऊपर मैं एक कमेंट करना चाहूँगा। पिछले दिनों ईरान और सऊदी अरब का जो मामला चल रहे थे हज के ऊपर और जो दोनों तरफ से कमेंट्स हुए थे, उसमें विदाउट टेकिंग एनी जियोपॉलिटिकल थिंग्स इन कॉन्टेक्स्ट और विदाउट टेकिंग एनी सेक्टेरियन साइड, जस्ट ऑब्जेक्टिवली अगर जो बात ईरान ने की थी उसको मैं उससे काफ़ी एग्री करता हूँ कि ये जो हज और जो ये दोनों हरम शरीफ की जो ये किसी सऊदी गवर्नमेंट की प्राइवेट ओनरशिप के तौर पे नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए है तमाम दुनिया के मुसलमानों की, इंक्लूडिंग जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं प्लस पीपल लाइक अस हु लिव इन द वेस्ट। तो कोई एक ऐसा बोर्ड होना चाहिए जो कि जिसमें सबकी पार्टिसिपेशन हो। और लाइक वेटिकन जो कि इटली के अंदर मौजूद है लेकिन उसमें इटालियन गवर्नमेंट की कोई ओनरशिप नहीं है। तो ये जो आले सऊद ने इसको अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाया हुआ है और उसकी वजह से ना कोई ट्रांसपेरेंसी है, उसमें ना कोई अकाउंटेबिलिटी है जिस तरह से चीज़ें मैनेज होती हैं। तो मेरे बहुत शुक्रिया हमूद आलम साहब। ये एक डिबेटेबल है, बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट जो है जनरेट हो सकती है और हम कोशिश करेंगे कि इस पे आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ गुफ्तगू करने की कोशिश की जाए। अगले कॉलर हैं जनाब राशिद साहब सक्खर से। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जरा खोड़ो साहब, मैं आपका फैन हूँ और मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। बेसिकली मेरा जो क्वेश्चन है आपके मौजूद से जरा हट के अगर आप इजाजत दें तो मैं करूँ फिर। बिल्कुल सर। क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा ये है कि मैं खुद मीडिया पर्सन हूँ। मैं कुछ चीजें जो आजकल मीडिया पे पहले भी चलती थी अभी भी चल रही हैं, जो एक एब्रीविएशन यूज होता है, मुझे क्योंकि मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ तो मुझे बड़ा अजीब फील होता है बीइंग अ पाकिस्तानी कि यहाँ पे एक मुहाजिर जो एक एब्रीविएशन यूज होता है, तो जहाँ तक मेरी नॉलेज का सवाल है उसका मतलब रेफ्यूजी है। बहुत शुक्रिया जनाब। ये एक बहुत ही 70 साल से डिबेट चल रही है। अगर इसमें कोई नई डायमेंशन होती तो जाहिर है कि हमें भी बहुत खुशी होती। वही पुरानी चीज़ जो है ख्याल दोहराई जा रही है। हाँ, मैं चलते चलते एक जो है ना एक ऐलान करना चाहता हूँ। आज डॉन अखबार में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर रिपोर्ट कह लें, बहुत ही तवील किस्म की, वो जो मसनूई आज़ा की पैवंदकारी है और उसमें जो गैर क़ानूनी काम हो रहे हैं और जो माफियाएँ सरगर्म हैं जिसमें कि कॉम्पिटेंट डॉक्टर से लेके और वारदातियों तक
सब शामिल हैं, उसके बारे में एक बड़ी कमाल रिपोर्ट नज़िया सैयद की है। बिल्कुल। और उसमें जो हाईलाइट्स हैं उसके मुताबिक जो पिंडी है यहाँ सबसे ज़्यादा गैर कानूनी ऑपरेशन हो रहे हैं, खलीजी ममालिक तक से मरीज़ आते हैं, 20 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक का ख़र्चा होता है। और जो डोनर है उसको सिर्फ जिसका असल में गुर्दा इस्तेमाल होता है गैर कानूनी तौर पे उसको 1.5 लाख से 3 लाख रुपए तक सिर्फ मिलता है। 70% डोनर्स जो हैं वो जबरी मुशक्क़त करने वाले हारी होते हैं। इनमें से 90% नाखानदा यानी इलिटरेट होते हैं। 88% को अतिया देने के बाद भी जबरी मुशक्क़त से और कर्ज़ों से नस्ल दर नस्ल जो कर्ज़े उनसे निजात नहीं मिलती। और 98% जो है गुर्दा देने के बाद उनकी सेहत मुस्तकिल गिरती चली जाती है और वो भी मौत के मुंह में तकरीबन पहुंच जाते हैं। तो इस पे अगले हफ्ते बिल्कुल बल्कि कोशिश होगी कि मंडे को एक सैर हासिल गुफ्तगू हो ज़रा हटके में। मेरा ख्याल है कि बिल्कुल होनी चाहिए। और अफसोस की बात है कि जी देखें, जहाँ डिमांड होगी वहाँ पर कहीं ना कहीं से सप्लाई आ ही जाएगी। और डॉक्टर अदीब रिजवी जैसे लोग सालों से कहते आए हैं कि जी आप लीगली ऑर्गन डोनेशन का सिलसिला शुरू करें। ऐसा नहीं हुआ तो जब तक ऐसा नहीं होगा तो कोई ना कोई एक्सप्लॉइट करने के लिए तो बैठा ही होगा। अच्छा जी, आज का वक्त ख़त्म हो गया। अब हम आपको मिलेंगे मंडे को और इंशाअल्लाह ताला मुबश्शिर ज़ैदी साहब भी हमारे साथ यहीं होंगे, हमारे बराबर बैठे होंगे। उस वक्त तक खुदा।